हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं DSSB के जो फॉर्म्स आए हुए हैं। ठीक है, DSSB के जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं हर एक जानकारी जो आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है। और आप लोग के मन में जिस भी पॉइंट के लिए शंका होती है, जो भी जानकारी आपको जानना आवश्यक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको उन स्टूडेंट को मैं सबसे पहले बधाई दे देता हूं जो बहुत दिनों से इस वैकेंसी का वेट करते रहते हैं और उसकी तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई। उनके लिए बहुत एक खुशखबरी की का माहौल है, बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि उनके लिए DSSB का फॉर्म आ चुका है, वो भी ऐसे समय में जिस समय में सभी उम्मीद खो कर के अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं, जिन्होंने हताश होकर के अपनी तैयारियों को बंद कर दिया है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कम से कम 2 से 3 महीने का समय आपको ज़रूर मिलेगा। 2 से 3 महीने, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि ये अनसर्टेन है। ये कभी भी इसकी जैसे कि आने की उम्मीद भी नहीं थी और इसकी वैकेंसी आ गई। और इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया है। ये मान लीजिए कि 3 महीने कम से कम आपको मिलेंगे। ठीक है, चूँकि समय को देखते हुए ज़्यादा भी समय लग सकता है, इस साल के अंत तक एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन 3 महीने तो कहीं नहीं गए हैं। 3 महीने रगड़ के आप लोग तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड आपको अपडेट आपको मिलते रहेंगे। साथ ही आप अपनी तैयारी के लिए इस चैनल की मदद ले सकते हैं। इस चैनल में आपकी तैयारी से रिलेटेड वीडियोज़, आपके काम की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मेन पॉइंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है, कि DSSB की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जी हाँ, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये उन स्टूडेंट के लिए जो लोग इसी की तैयारी करते हैं। DSSB, KVS, NVS, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसकी जॉब की तैयारी करते हैं, उसके उन सभी के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है, 2 डेट को याद रख लीजिए। फॉर्म ओपनिंग का डेट और फॉर्म जो है क्लोज होने का डेट आप देख लीजिए। सबसे पहला जो डेट है आपको दिख रहा होगा 25/5। ठीक है, यानी कि 25 मई फॉर्म ओपनिंग डेट है। यहाँ इस दिन से जो है फॉर्म भराना, फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएगा 2021। ठीक है, उसके बाद फॉर्म फिलअप कब तक चलेगा, फॉर्म फिल होना, ये जो है लास्ट डेट इसकी 24 जून, यानी कि 24 जून इसकी लास्ट डेट है। ओपनिंग डेट है 25 मई, क्लोजिंग डेट है 24 जून। ठीक है, पूरा 1 महीने का समय है। आप 1 महीने के बीच में आप फॉर्म भरने में देरी मत कीजिएगा। फॉर्म जल्दी से आप फिलअप कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म फिलअप करके आराम से अपना फ्री हो जाइए, अपनी पढ़ाई जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डेट। आइए देख लेते हैं और आगे आपके लिए जानने के लिए इसमें क्या है। तो जल्दी से हम लोग डिटेल में चले जाते हैं। ठीक है, डिटेल में आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के, मैं पोस्ट की बात यहाँ कर दूँ तो जो हर तरह के पोस्ट अगर कुल मिला के इसमें देखा जाए तो कुल ऑलमोस्ट जो है 7,500 पोस्ट यहाँ आए हुए हैं। मतलब कि इससे कम ही है, लेकिन मैं राउंड फिगर में इतना मैं बता दे रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर 7200 से कुछ ज़्यादा पोस्ट हैं। ठीक है, 7200 प्लस पोस्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो चलिए देखते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या पोस्ट दिए गए हैं। TGT टीचर के लिए यहाँ पर, मतलब कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए है। TGT के लिए यहाँ पर पोस्ट है। साथ ही यहाँ पर PRT का पोस्ट आप देख सकते हैं। ट्रेन PRT यानी कि यहाँ पर असिस्टेंट टीचर। ठीक है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी और जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसके लिए यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। तो क्या क्या पोस्ट हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं TGT हिंदी यहाँ पर है फीमेल, TGT हिंदी मेल,
ठीक है। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल, टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल, टीजीटी मैथमेटिक्स मेल, टीजीटी एसएसटी मेल, टीजीटी एसएसटी फीमेल। इसके अलावा एक लैंग्वेज के लिए यहाँ पर और दिया गया है टीजीटी बंगाली, ठीक है। टीजीटी बंगाली मेल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं, तो जो भी बंगाली लैंग्वेज से है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा पीआरटी में अब आ जाते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट टीचर नर्सरी, नर्सरी और प्राइमरी दोनों के लिए जो है वैकेंसीज हैं, तो पीआरटी के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि आप टीचिंग पोस्ट के लिए टीजीटी और पीआरटी इन दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जा सकता है, इन दोनों में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि टीजीटी जो है बीएड वाले अप्लाई करेंगे, ये आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन टीजीटी में क्या है, बीएलएड, डीएलएड और इसके अलावा बीटीसी, ये सभी वाले एलिजिबल तो होते नहीं हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा एक जो जानकारी है वो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो पीआरटी पोस्ट के लिए है उसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बीएड वाले एलिजिबल वहाँ पर नहीं होंगे, वहाँ पर बीएलएड, डीएलएड, बीटीसी ये सभी वहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन में जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री अगर उन्होंने की होगी तो वहाँ पर वो एलिजिबल होंगे। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जितने भी पीआरटी के लिए पोस्ट हैं, पीआरटी के लिए वहाँ पर बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, वहाँ पर आपके डीएलएड, ठीक है, डीएलएड और वहाँ पर बीएलएड वाले वहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या पोस्ट दिए गए हैं उनको थोड़ा सा एक नज़र में देख लीजिए। ये जो हिंदी के लिए है टोटल यहाँ पर 551 पोस्ट हैं, ठीक है, और मेल के लिए 556 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 1040 पोस्ट है, मेल के लिए 824 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 1167 फीमेल के लिए और मेल के लिए है 988। इसके अलावा एसएसटी के लिए यहाँ पर 469 पोस्ट है मेल के लिए और 662 पोस्ट है 662 जो है फीमेल के लिए। तो इतने सभी चीज़ें हैं। ये बंगाली लैंग्वेज के लिए एक ही पोस्ट है टोटल, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 434 पोस्ट हैं और नर्सरी के लिए 74। तो प्राइमरी टीचर पीआरटी वाले इस नंबर को याद रखेंगे, 434 और 74, ठीक है। तो इतने पोस्ट हैं पीआरटी के लिए, ये जो है प्राइमरी लेवल के लिए, ये जो है नर्सरी के लिए। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ये आपके काम की चीज़ है। तो कुल इतने पोस्ट हैं आपके काम के टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। और भी बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे काउंसलर, हेड क्लर्क, ठीक है। इसके अलावा पटवारी और ये सब जो है सेक्रेटरीट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये आपके टीचिंग स्टाफ नहीं है, तो ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। तो जो भी आपके काम की चीज़ें हैं उसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो दिया गया है, उन चीज़ों को भी आप यहाँ पर से डिटेल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिटेल है उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, चूँकि मैंने ये नोटिफिकेशन पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर ये कंसीडर किया जाता है, यहाँ DSSB में सबसे पहले आपको अपने ग्रेजुएशन में 45% मार्क होना चाहिए, ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। 45% एग्रीगेट होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जो आपका 3 ईयर का ग्रेजुएशन है, 3 ईयर का, उसमें से आपने जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट कम से कम 2 साल आपको पढ़ा होना चाहिए। इतना याद रखिएगा। 3 साल का होता है ग्रेजुएशन, उसमें से 2 साल अगर आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस बारे में निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल पढ़ना ज़रूरी है। 2 साल अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो है एक चीज़ और है कि आपको, चूँकि अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको CTET जो है लेवल 2 यहाँ पर आपको पास होना चाहिए। अगर आप PRT अप्लाई कर रहे हैं
तो CTET जो है लेवल 1 आपको पास होना अनिवार्य है, इससे आपको छूट नहीं दी जा सकती। ये जो है CTET आपके लिए अनिवार्य है लेवल 2 और लेवल 1, PRT के लिए लेवल 1, TGT के लिए लेवल 2, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आपका जैसे कि अगर आप लोग B.Ed या D.Ed कर रहे हैं तो अगर आपका अपीयरिंग है, यानी कि आप अभी भी लास्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वो सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। हाँ, हो सके आपका सर्टिफिकेट अभी ना आया हो, मार्कशीट ना आई हो, लेकिन रिज़ल्ट आपका जो है आ ही गया हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर में, इंटरनेट में आपका रिज़ल्ट आ गया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। तो वो स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं जो फाइनल ईयर में है, तो सॉरी, वो स्टूडेंट जो है एलिजिबल नहीं होंगे इस तरह के पोस्ट के लिए। गवर्नमेंट आपसे ये डिमांड करता है कि आपको वो डिग्री या फिर डिप्लोमा आपको पास होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात, जो SST के स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़े ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा। जो SST सब्जेक्ट से हैं, जो स्टूडेंट SST से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किस में रहते हैं, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बातें उनके लिए दी गई हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी है और साइकोलॉजी है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुल मिलाकर के 7 सब्जेक्ट हैं। अगर उन 7 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने लेकर के पढ़ा होगा, 7 सब्जेक्ट, एक बार मैं फिर से दोबारा नाम ले लेता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आपका जो है हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी है और साइकोलॉजी। इन 7 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने लेकर के पढ़ा हुआ है तो आप SST के लिए एलिजिबल हैं, आप आँख मूंद करके SST से फॉर्म भर सकते हैं। इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है SST वालों के लिए, क्योंकि CTET में क्या होता है कि उनको हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी कंपलसरी कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, CTET में नहीं, KVS में, KVS, NVS, ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री उनको कंपलसरी कहा जाता है। इवन अभी जो एकलव्य मॉडल स्कूल की जो वैकेंसीज आई हुई है उसमें भी ये कहा गया है कि या तो जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री उनका होना ही चाहिए, तभी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो अभी मैंने 7 विषयों के 7 सब्जेक्ट्स के नाम लिए, उसमें से अगर आप लोग के कोई भी 2 विषय हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। और आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के तरीके के बारे में दिया गया है कि वो सिर्फ ऑनलाइन होगा। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि फॉर्म फिलअप सिर्फ ऑनलाइन बेस्ड पर होगा, इसके अलावा आप कोई भी दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इसके अलावा आप कोई दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर फॉर्म के फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म की जो फ़ीस है, पेमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस है, इससे ज़्यादा फ़ीस आपको नहीं देनी है, ठीक है। वो जो फॉर्म भरने के जो चार्जेस हैं अगर वो लगते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन फ़ीस यहाँ पर सिर्फ आपको 100 रुपये पे करनी है। और उसमें भी जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको इस फॉर्म को भी देने से छूट रखा गया है उनको, जैसे कि ST SC के हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, या फिर उसके अलावा एक्स सर्विसमैन है, उनको जो है फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी फ़ीस के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि सिर्फ 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो आप सब फ़ीस के बारे में तो सोचकर चिंतित बिल्कुल ना हो। अभी जो EMRS की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें 1500 रुपये, TGT के लिए 1500 रुपये की फ़ीस मांगी गई है। आप सोच सकते हैं कहाँ 1500 रुपये और कहाँ पर 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये बहुत किफ़ायती है। आप लोग बिल्कुल फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ST SC के लिए क्या दिया गया है, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के लिए दिया गया है 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन।
PWD यानी कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए जो है 10 ईयर का जो है आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब एज रिलैक्सेशन कैसे काउंट होता है एक बार मैं जल्दी से ये बता देता हूँ। जो अपर एज लिमिट है वो PRT के लिए दिया गया है 30 ईयर, ये शायद मैंने ऊपर अभी नहीं बताया तो मैं इसको अभी यहाँ पर बता देता हूँ। PRT के लिए 30 ईयर है और TGT के लिए जो एज अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर रखा गया है। इसको आप याद रखिएगा। ये जो है एक जनरल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। एक सामान्य स्टूडेंट के लिए, एक जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल और 32 साल, PRT 30 साल, TGT 32 साल। अब एज जो रिलैक्सेशन कैसे काउंट होगा मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट PRT के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी एज अपर एज लिमिट जो है 30 साल है, लेकिन अगर वो SC या फिर ST का कैंडिडेट है तो 5 प्लस वो कर देगा, प्लस 5 अपना ऐड कर लेगा, तो उसका जो अपर एज लिमिट है 35 हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो OBC का कैंडिडेट है तो वो 3 साल अपना ऐड कर लेगा और उसका एज लिमिट 33 ईयर हो जाएगा। सेम PWD वाला अपना 10 साल ऐड कर लेगा तो उसका अपर एज लिमिट जो है 40 साल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन के बारे में, अगर कोई कैंडिडेट PWD प्लस SC या फिर ST दोनों है तो उसको 15 साल की छूट मिलेगी। उसके अलावा अगर कोई PWD और OBC दोनों हैं तो उसको 13 साल की छूट मिल जाएगी, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली बात ये है कि OBC के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जान लीजिए आप, माफ़ कीजिएगा, OBC के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि OBC उसी को कंसीडर किया जाएगा जो कि दिल्ली का निवासी हो, ठीक है। यानी कि दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट जिसके पास हो उसी को OBC कंसीडर किया जाएगा। अन्यथा जितने भी कैंडिडेट अगर OBC से, अगर अदर स्टेट के OBCs हैं, ठीक है, इंडिया में कहीं से भी हैं, अगर वो दिल्ली के निवासी नहीं हैं तो इनको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। वो जो है जनरल में ही अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वो एज ए जनरल स्टूडेंट अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो OBC फिर से सुन लीजिए, OBC उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा जो दिल्ली के निवासी हैं, जिनका दिल्ली से जो OBC सर्टिफिकेट बना हुआ है उन्हीं को OBC कंसीडर किया जाएगा। और जनरल जो है बाकी हर OBC स्टूडेंट को जनरल स्टूडेंट माना जाएगा। तो ये थी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपके जानने के लिए। अगर आप अदर स्टेट के OBC हैं तो आप ये ना समझें कि हम OBC से फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आपको जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। अब दोस्तों हम आ जाते हैं सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक, जो ज़रूरी हिस्से का पार्ट है वो है आपका सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है। जब भी कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म भरता है तो उसको सिलेबस के बारे में जानने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर TGT का सिलेबस है और ये जो है PRT का है। तो मैं सिलेबस के बारे में डिटेल से आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में सिलेबस को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आपकी परीक्षा जो होगी वो कैसी कैसी होगी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। TGT और PRT दोनों के लिए क्वेश्चन जो हैं 200 प्रश्न आएंगे और 200 नंबर के वो आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। 200 प्रश्न 200 नंबर, ये तो तय है दोनों के लिए। अब TGT में क्या है कि 100 नंबर का आपका जनरल पेपर होगा जिसमें कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे सभी के लिए। जितने भी TGT के लिए अप्लाई करेंगे स्टूडेंट सभी के लिए 100 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कॉमन रहेंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। और बाकी जो 100 नंबर का आपका बच जाता है वो रहेगा सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि आपका सब्जेक्ट पार्ट का पेपर होगा। अगर आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आएगा, अगर इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश आएगा, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश की वैकेंसी नहीं है अभी। अगर आप मैथमेटिक्स से अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर PRT वालों का क्या होगा, PRT वालों का होगा ये कि 100 नंबर का आपका जनरल पेपर रहेगा, यानी हर PRT जो अप्लाई करेंगे सबका पेपर कॉमन रहेगा 100 नंबर के। और बाकी जो 100 नंबर के रहेंगे कॉमन तो वो भी रहेंगे, लेकिन क्या होगा उसमें आपका जो 100 नंबर का पूरा जो है पेडागोजी आपसे पूछा जाएगा। पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपके, आपने जो D.Ed डिप्लोमा या डिग्री में आप लोगों ने पढ़ रखा है वो आपका आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर TGT के लिए क्या दिया गया है, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। TGT के लिए यहाँ 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A और सेक्शन B।
सेक्शन ए में 5 भाग हैं। जनरल अवेयरनेस, इसको आप मान के चल सकते हैं कि जनरल नॉलेज ही एक बार मान के चल लीजिए आप, ठीक है। जितने भी जीके के चीज़ें हैं वो जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगी। उसके बाद है आपका सेकेंड पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि आपका आ जाएगा रीजनिंग, ठीक है। सेकेंड पार्ट में रीजनिंग है। थर्ड पार्ट में आपका न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिक्स है। फोर्थ पार्ट में आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो जनरल हिंदी है। और फिफ्थ पार्ट में आपका आ जाएगा जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो ये 5 भागों में इसको डिवाइड कर लिया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले भाग में आपका रखा गया है जनरल अवेयरनेस, सेकेंड पार्ट में है आपका रीजनिंग, थर्ड पार्ट में है मैथमेटिक्स, फोर्थ पार्ट में है आपका हिंदी और फिफ्थ पार्ट में है आपका इंग्लिश। तो ये था सेक्शन ए, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या रखा गया है? सेक्शन बी में आपका कहा गया है कि 100 मार्क का आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस आपका पेडागोजी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए आप इसको, या फिर आप इसको कह सकते हैं आपके जो टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है। टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रश्न आएंगे 100 नंबर में, यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न और टीचिंग मेथोडोलॉजी दोनों मिला करके आपके 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो आई होप आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं पीआरटी के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि 100 नंबर का आपका जो है 100 नंबर का जो 5 भाग में जो जनरल पेपर आएगा, जैसे मैंने बताया फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस, सेकेंड में आपका रीजनिंग, थर्ड में है आपका मैथमेटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल, फोर्थ में आपका आ जाएगा हिंदी और फिफ्थ में आ जाएगा इंग्लिश। तो ये मिला करके आपके 100 नंबर के बनेंगे। और जो नेक्स्ट जो 100 नंबर है वो आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से, ठीक है। टीचिंग मेथोडोलॉजी से आपका क्वेश्चन बनेगा 100 नंबर से पीआरटी वालों के लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो ये था सिलेबस, कुछ इस तरह से आपका सिलेबस आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये थे आपके सिलेबस, लेकिन आपका जो डिटेल सिलेबस है, ठीक है, जो आपका डिटेल सिलेबस है उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे पूरे डिटेल से कि आपका जो हिंदी इंग्लिश पार्ट में, मैथमेटिक्स पार्ट में, न्यूमेरिकल रीजनिंग के पार्ट में क्या आएगा उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि पेडागोजी में यानी कि टीचिंग एबिलिटी में आपका क्या क्या आएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी में और सब्जेक्ट पार्ट में आपका कैसा रहेगा, इस सब के बारे में हम लोग आगे दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था और आई होप सभी मैंने जितने भी चीज़ों को यहाँ लगभग सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में ही उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा या फिर आपके सवालों को लेकर के मैं अलग से एक नया वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को देखें और इस जो है वैकेंसी को समझने की कोशिश करें और फॉर्म भरने की तैयारी कर लें, है ना। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जल्दी से आप जा कर के फॉर्म भर दें या फिर ऑनलाइन घर बैठे, अभी चूँकि लॉकडाउन का समय है, ज़्यादातर स्टेट में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप घर बैठ कर के आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर दें और एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको आपके काम की वीडियोस मिल जाएगी, आपकी तैयारी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी, साथ ही टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक जानकारी, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।